बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। काला जादू बाय एम ए राहत का आज हम 7वां एपिसोड शुरू करते हैं। लाखों मकड़ियाँ जो छत पर नमूदार हुई थीं और फिर वो नीचे उतरकर हर चीज़ खाने लगीं। बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाहर क्यों ना भाग आए ए चंदा। मैं मफलूज हो गया था, आवाज़ तक बंद हो गई थी। खान साहब ने गहरी सांस ली। चाय आ गई, पूरा नाश्ता था। खान साहब बोले, डट कर नाश्ता करो। हकीम साहब ने किसी चीज़ का परहेज़ नहीं बताया। इसके बाद दवा खानी होगी। आप जानते हैं खान साहब, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। चलो चलो नाश्ता करो। अरे लो भाई, क्या तकल्लुफ़ है। जी खान साहब, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। खान साहब ख़ुद भी मेरे साथ मसरूफ़ हो गए थे। मैंने कहा, कुछ कहना चाहता हूँ खान साहब। हाँ कहो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी खान साहब, जहाँ खुदा ने मेरा ठिकाना बनाया होगा। आपने जो कुछ भी मेरे लिए और मेरे भाई के लिए किया है, इसका सिला मैं मरकर भी नहीं अदा कर सकता, मगर मैं अपने मोहसिन की ज़िंदगी, सेहत और खैरियत का ख्वाह हूँ। मैंने बताया था कि हकीम सादुल्लाह सिर्फ इसलिए शिकार हुए कि समझ गया क्या कहना चाहते हो। दो बातें हैं मियाँ मसूद। पहली बात तो ये है कि चांद खान बुरा धंधा करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि हमारी नस्ल बुरी नहीं थी। रगों में किसी चमार का खून नहीं है। बाप दादा आन बान पर मिटते रहे हैं, कुछ तो सुर्खी हमारे खून में भी होगी। वो मियाँ का जनाब अगर इतना ही दिलावर था तो मकड़ियाँ हमें खा जाती, हम भी तो देखते हैं। इससे ये तो पता चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुंचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं। हमने कौन सा मेहनत से कमाया है। दूसरी बात यह है चंदा कि हमें तुम्हारा नहीं, उन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं, वीरान हो गए हैं। राज दुलारे, इंसान बड़ा कमीना है। इसे जो कुछ मिल जाता है उसे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो उसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौली ले जाने का वादा किया है। यह हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़रिए किसी की बेहतरी होने वाली है। अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा। यह अल्लाह जाने, जो हुआ भूल जाओ। हम तो ये तावीज़ तुम्हारे गले में डाल देते, मगर मना दी है, इसलिए मजबूर है। खान साहब, मैं जो बात थी तुम्हें बता दी दुलारे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा ना करे। और हाँ सुनो, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों निकल चलेंगे। मैं खामोश हो गया। कौन कमबख्त ये नहीं चाहता था ज़िंदगी हराम शे बनकर रह गई थी। अपना कुछ भी नहीं रहा था। माँ बाप बिछड़ गए थे, भाई नामालूम रास्तों पर निकल गया। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। अब्बा और अम्मा क्या हाल होगा। इन दोनों के बेटे इनसे छिन गए थे। मामू रियाज के बारे में यकीन था कि वो उन्हें संभाल लेंगे। वो ना होते तो बाप की कमर तो टूट ही गई थी। खान साहब दिन भर मसरूफ़ रहे थे। मुझे हकीम साहब की दी हुई दवाएं खानी पड़ी थी। रात को खान साहब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मियाँ मसूद। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों, बड़े अच्छे इंसान हैं। पहले उनके पास चलेंगे, फिर उनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो हुक्म खान साहब। रात को खान साहब ने कहा, मेरे पास सोना है तुमने, दूसरे कमरे में नहीं सोने दूंगा। दिल के इंतहाई गोशों से खान साहब की दुआएं निकल रही थीं। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता था। बड़ी पुरसुकून रात गुजरी। दिल को बड़ी तक़वियत और सुकून रहा था। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहब ने आदमी भेजकर रेल के टिकट मंगवाए थे। अब मैं सिर्फ उनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही क्या करनी थी। 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच दरवाजे बंद कर लिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी, किसी तरह उस बुजुर्ग हस्ती के हुजूर पहुंच जाऊं, जिसकी फैज़ से मेरी मुश्किल हल हो जाए। इंतज़ार करते रहे। खान साहब मामूली आदमी ना थे।
जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई, हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डिबिया और बटुआ निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा, पान खाओ। खान साहब में पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकरा ईद पर तो सब खा लिया करते हैं। और सुनो, हंसो मुस्कुराओ, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाक़यात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूल जाना। उस वक्त मैं सिसक पड़ा और खान साहब ने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया। ना 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 चंदा ना, मर्द की आंखों से आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। ना चंदा ना, दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहब की मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसास जाग उठे थे। सफ़र जारी रहा। रात हो गई। खान साहब खाना साथ लाए थे। दस्तरखान खोल कर बैठ गए। इसरार करके खाते और खिलाते रहे। रात को 12 बजे उन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहब, आप सो जाइए। मियाँ, उम्र भर सफ़र में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं। और फिर और जागना ज़रूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंचेगी। तुम्हें तो अंदाज़ा भी ना होगा। इन्होंने ज़िद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की पटरी रधम ख्यालात के साथ सफ़र करती रही और आंखों में ग़ुनूदगी घुल गई। थोड़ी देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक क़यामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज़ रोशनी हुई कि बनाई जाती रही। कोई आतिश फिशा फटा था या ज़लज़ला आ गया था, कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज़ में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंखें खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूलकर, सब कुछ नज़रअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। फिर न जाने कब जागा था। तेज़ रोशनी हो गई थी। खिड़कियों से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थीं। गर्मी लग रही थी। पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, कब तक सोता रहेगा गारे? 10 बज रहे हैं रत्ना, उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किसे आवाज़ दे रहा था, मगर फिर भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक दराज खामा खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मुअम्मर खातून थी। साड़ी बांधे हुए थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 से ऊपर ही थी। रत्ना, उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ा है, उफ़ो पसीने भीग रहा है। निगोड़ी मारी, बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दूं? नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, रत्ना उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ, अब दोबारा ना लेट जाइयो। मुअम्मर खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ रहे थे। क्या है ये सब कुछ? क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और रत्ना? ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये और ये जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब आलम है या आलम बेदारी? अभी मसहरी से पाँव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झुर्री पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफ़ेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आँखें जिनमें शौक़ी थी।
फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शीन मुरादाबादी का कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। इसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यख ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भिगो गया था। मैं झिझक कर मसले से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहका लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और गुड़ाप बाहर निकल गई। उफ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे माबूद, क्या हो गया है? मैं डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। बाहर निकलूं, कुछ अंदाज़ा तो हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सहन था। बाथरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कदम उस तरफ उठ गए। मैं उस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते हुए बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। उफ़, ये क्या हो गया मुझे, क्या हो गया है? मैंने पानी का नल खोल दिया, इसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच प्रवास करने लगी। कब सोया था, कहाँ सोया था कि आँख यहाँ खुली। जहन के पर्दों पर मिटे मिटे नक़ूश उभरने लगे। कानों में घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज़, रेल, चांद खान, मियाँ खालो चंदा, ईद बकरीद पर सभी, सो जाओ चांद खान, अरे रेल, चांद खान रतौली। दरवाज़ा बाहर से बंद था। सर पकड़ कर बैठ गया। चांद खान रतौली वहशत ज़दा अंदाज में उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। सर पकड़ कर बैठ गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज़ सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं हूँ मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो उफ, क्या है ये सब कुछ? नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, घटी घटी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झल्ला कर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी। मैंने खोल दिया है, वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल, मेरा दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी। फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका और चांद खान वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह से इस अजनबी जगह आ गया हूँ। अजनबी जगह, रत्ना, ये क्या बेतुका नाम है? आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी, बाहर से फिर आवाज़ उभरी और मैं चूक पड़ा, मगर कुछ बोला नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे अचानक गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? आ रहा हूँ बस। हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज़ उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ ना सोचने देगी। निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखा जाए। न जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं इस कमरे में नहीं गया जहां खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, इस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नाश्ता आगे सरका लिया, मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों न गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? उफ, ये क्या है? भूरिया चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफ़र कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसे कोई आवाज़, तेज़ रोशनी और फिर मैं दोबारा सो गया था, सब कुछ एक ख्वाब समझकर। और अब ज़रूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया। इसने मुझे इस मुक़द्दस मज़ार पर नहीं पहुंचने दिया।
किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मुअम्मर खातून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूँ। अरे तुमने नाश्ता भी शुरू नहीं किया? अभी तक ही सो रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और एक बार फिर दिल में चूक पड़ा। मैं इसे इतने इत्मीनान से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं, गुड़ के शीरे हैं, चिपक जाए तो छुटने का नाम न लें। बेचारी रमा रानी इनके सामने जहाँ फंसी है, अब कोई कैसे निकाले इन्हें? हम कहें उन्हें और कोई काम नहीं है, अभी सुबह हुई है और अरे कुछ और लाएं तुम्हारे लिए। मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की ज़बान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उसी वक्त कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी और मालती की आवाज़ बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम देखें ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है, दरवाज़ा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही न घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ़ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था मगर कुछ देर के बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो शुरू हो गई आवाज़ें। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आई रमा रानी। वो कुत्ता, ये कृष्णा कहाँ छुपी है? उसे तलाश कर आज ये नहीं या मैं नहीं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी है, हज़ारों काम निकलते हैं इनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मुअम्मर खातून थी, रमा रानी, मैंने सोचा। मुअम्मर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाई गई कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं उसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब दीवानगी से हासिल क्या होता, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियाँ पीकर उठा ही था, वही शरीर लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच रत्ना मार ही देंगे वो तो, सचमुच में मार ही देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान उसका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आ मरे थे, सुरेश चंद्र जी। आते हैं तो जाते नहीं हैं, सारा सारा दिन एंटते रहते हैं और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है ना उनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार कुत्तों ने काटा है। हंस पड़ी फिर वो, चेहरा सुर्ख हो रहा था, कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज़ का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज़ तेज़ खोल दी थी। ये कहकर वो बेख्तियार हंसने लगी थी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पाँव रख कर भाग गए। चाची पुकारती रह गई। तुमने गुसल खाने का दरवाज़ा बंद किया था, मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब जो ऐसे करूं तो तवाती मर जाऊं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही है, ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही है, ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं उनका शनासा कैसे हूँ?
बार बार तो एक जैसे वाक़ात नहीं होते। अगर सरफराज का हम शक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हम शक्ल तो नहीं हो सकता ना। फिर ये सब कुछ क्यों? आखिर फ़ैसला किया कि जो कुछ भी है मैं सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतज़ार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। यह अंदाज़ा तो हो गया था कि मेरा तोली नहीं पहुंच सका। अब भूरिया चरण की ओर चाल चल गया, मगर उसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। न जाने चांद खान कहाँ गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा और उसने भी जवाब दिया। इस तिलिस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम ना करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात को तो दिल उछल कर हलक में आ गया। कुर्ब जवार की सारी इमारतें जगमगा उठी थी और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाज़ें उभरने लगी। ये नाचने गाने वालियों का इलाका था और रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं? क्या यहाँ पर पड़ा रहूं? यहाँ कृष्णा याद आई, मासूम शौक अक्खर लड़की, राधा इसकी हमशक्ल, और ये सब नाचने गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शौक और शरीर कृष्णा रंग बदलने लगी। ज़र्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसीउ अरीस कमरा, सफ़ेद बुर्राक चांदनियाँ, तबला, सारंगी, हारमोनियम की अकब में नुकीली मूँछों वाले साजंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबा जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं था। बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। खुदाया, ये दिन भी देखना था। ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहब याद आए। मेरे चांद, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। खान साहब, ये शोले मुझे भस्म कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज़ सुनाई दी और वो सामने आ गई। क्या है मालती? हार नहीं लाए अभी तक? हार तैयार रखे होंगे रहीम खान ने, जाओ ले आओ। रमा रानी पूछ रही थी। ज़रा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और वहाँ ज़रा देख कर लाना। रहीम खान से कहना असली चमेली लगाया करे, बीच में सदाबहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 रुपये का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियाँ उतर कर गली में आ गया। बाजार की रौनक उरूज पर थी। तर गुलाब मोतियाँ कड़ाकर बोल रही हैं। रेवड़ियाँ, लैला की उंगलियाँ, मजनू की पसलियाँ की सदाएं सुनाई दे रही थीं। ज़्यादातर पान वालों, फूल वालों और इतर फरोशों की दुकानें थीं। बुलंदियों से तबले ठोंकने की आवाज़ें हारमोनियम की री री के साथ सुनाई दे रही थीं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम गुल फरोश का बोर्ड नज़र आ गया और मैं इसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? आओ रत्ना, बड़ी देर में आए आज। उमर रसीदा मगर कल्फ लगी नोकीली मूँछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पड़ा उठाते हुए कहा, 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपये का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपये यहीं छोड़ गए थे। मैंने आवाज़ लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरज़ गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपये कल के और 20 ये लो, 40 हो गए ना? हाँ रहीम खान, कल भी मैं यहाँ आया था हार लेने। मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले, कल मैं ही हार ले गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। कब से ले जाता हूँ मैं ये हार? महीनों हो गए, मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे मुंह से लरसी हुई आवाज़ निकली और रहीम खान चूक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे।
क्या कहा तुमने? वो बोले। कुछ नहीं, मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज़ कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ। महीनों? मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खान के साथ रेल में सफ़र कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब लोग जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है? आखिर मेरे साथ क्या हुआ है?